हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजय बिंदल आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे 12th क्लास के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 की, जिसका नाम था डी एंड ए ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो उसमें हम बात कर चुके थे अपनी डी ब्लॉक के गुणधर्म के बारे में, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, उनके कुछ प्रॉपर्टीज हम एक्सप्लेन कर चुके थे। तो मैंने लास्ट में बताया था डी ब्लॉक यानी कि 3D सीरीज के परमाणविक और आयनिक त्रिज्याओं के बारे में, जिसमें मैं आपको बता चुका था कि जब अपन प्रथम संक्रमण श्रेणी में 3D श्रेणी में लेफ्ट से राइट चलते हैं तो पहले तो क्या होता है, साइज में कमी आती है, फिर आकार लगभग स्थिर रहता है, उसके बाद में आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये सारी बातें अपन डिस्कस कर चुके थे। तो आज की अपन अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे आयनन विभव के बारे में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की हमारी हेडिंग है जिसका नाम है आयनन विभव या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो देखो, इसको समझने के लिए भी हमें क्या आना चाहिए, परमाणु त्रिज्या के बारे में याद होना चाहिए। तो मैंने आपको परमाणु त्रिज्या के बारे में क्या बताया था कि कोई भी नाभिक है परमाणु का, उसके जो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है उसके जो बीच की दूरी होती है वही क्या होती है, आपकी परमाणु त्रिज्या होती है। जैसे मैं आपको यही बता रहा था कि हमारे पास एक ये परमाणु है, इसमें नाभिक है और इसमें बाह्यतम कोश में क्या उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन है। तो इनके जो बीच की दूरी है वही आपकी क्या कहला रही थी, एटॉमिक रेडिया यानी कि परमाणु त्रिज्या कहला रही थी। ठीक है, ये बारी बातें क्लियर हो गई, सारी बातें अपनी। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि जो डी सीरीज है, मैंने उसमें एक चूल्हे जैसा चित्र बताया था कि जो 3D सीरीज है उसमें पहले तो क्या होता है, साइज में कमी आती है, फिर लगभग स्थिर रहता है, उसके बाद क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ये सारी बातें हम यहाँ तक कर चुके थे। ठीक है, और ये वाली बात हमें याद होनी भी चाहिए, तब अपन क्या कर सकते हैं, आयनिक त्रिज्या को आयनन विभव को समझ सकते हैं, आयनन विभव के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप बात सुनिए कि आयनन विभव है क्या, आयनन विभव किसको कहते हैं। ठीक है, सुनिए मेरी बात। देखिए, आयनन विभव का मतलब उस चीज से है, मैं आपको वापस से एक चित्र बना रहा हूं। जैसे मान लो मेरे पास एक ये परमाणु है, ठीक है, इसमें क्या उपस्थित है, नाभिक उपस्थित है, और इसके बाह्यतम कोश में क्या उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो नाभिक है और जो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण। क्या होता है फ्रेंड्स, इनके बीच में आकर्षण। इस आकर्षण बल के कारण ही ये जो नाभिक है इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ खींच करके यानी कि आकर्षित करके रखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस नाभिक का किससे आकर्षण, इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को बांध के रखा हुआ है, ठीक है, अपनी तरफ आकर्षित करके रखा हुआ है। अगर मान लो मुझे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, ये मुझे इलेक्ट्रॉन क्या करना है, बाहर निकालना है, तो क्या आसानी से बाहर निकल जाएगा, नहीं। ठीक है, हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए क्या लगानी पड़ेगी, कोई ना कोई ऊर्जा लगानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को किसने पकड़ के रखा हुआ है, इस नाभिक ने। इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है, नाभिक आकर्षित करके रखा हुआ है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर जाएगा नहीं। हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए क्या लगानी पड़ेगी, ऊर्जा लगानी पड़ेगी। जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को एक्सर्ट करूंगा तो हमें क्या लगानी पड़ेगी, ऊर्जा। ठीक है, इसी का ही नाम क्या है, आयनन विभव या आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव, आयनन ऊर्जा, इसके कई सारे नाम है। ठीक है, ये सारी बातें हमें आना चाहिए। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि किसी भी परमाणु के जो नाभिक है उसके पास बाह्यतम कोश में क्या उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो अपन ऊर्जा देते हैं या हमें जो आवश्यक ऊर्जा लगानी पड़ती है उसी को अपन क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब याद रखिए मेरी बात, ये तो हो गई बरवली बात मोटी मोटी, लेकिन डेफिनेशन अपन क्या बनाएंगे। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कोई भी परमाणु है, ठीक है, या तो हमें उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है
या मैं उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। ये दोनों अपन किस अवस्था में करते हैं? ये अपन करते हैं कौन सी में? गैसीय अवस्था में। यानी कि जब परमाणु गैसीय अवस्था में होता है तब उसमें से अपन क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हैं, और उसी अवस्था में अपन क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन जोड़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पर। किसी भी उदासीन परमाणु के विलगित गैसीय अवस्था में उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को ही अपन क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा या आईपी या आईई या एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि किसी भी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वही आपकी क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा या आईपी या एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, इसके 3-4 नाम है, किसी भी मतलब से पूछ सकता है, लेकिन सबका मीनिंग क्या है? एक ही है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि परमाणु कैसा होना चाहिए? विलगित होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, और कैसी होना चाहिए? गैसीय अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, तो मैं समझता हूं मेरी बात समझ में आ रही होगी कि कोई भी उदासीन परमाणु है, ठीक है, कैसी अवस्था होना चाहिए? विलगित गैसीय अवस्था होना चाहिए। उसके बाह्यतम कोश में से हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो हम जो ऊर्जा देंगे वही आपके क्या कहलाएगी? ऊर्जा दी गई ऊर्जा क्या कहलाएगी? आपकी आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो आयनन विभव है या जो आयनन ऊर्जा है वो क्या होती है? परमाणु के आकार यानी कि परमाणु की त्रिज्या पर निर्भर करती है। ठीक है, जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर आयनन परमाणु का आकार कम होगा यानी कि परमाणु की त्रिज्या के मान में कमी आएगी तो क्या होगा? इस आयनन ऊर्जा के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या समझा रहा हूं। देखिए, मैं इस डेफिनेशन को इरेज कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आयनन ऊर्जा है मैं इसको आई से डिनोट कर रहा हूं। आयनन ऊर्जा डिपेंड करती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूप से किस पर? परमाणविक आकार पर। इसका मतलब क्या हुआ? परमाणु का आकार बढ़ेगा तो क्या होगा? आयनन ऊर्जा के मान में क्या होगी? कमी आएगी। और अगर परमाणु का आकार कम होगा तो आयनन ऊर्जा के मान में क्या आएगी? वृद्धि आएगी। जैसे हम जानते हैं कि जो एस ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है, उनका आकार कैसा होता है? डी ब्लॉक की तुलना में बड़ा होता है। इसलिए जो एस ब्लॉक के तत्वों की आयनन ऊर्जा है वो किसकी तुलना में? डी ब्लॉक की तुलना में क्या होती है? कम होती है। और जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनका आकार किसकी तुलना में बड़ा होता है? पी ब्लॉक के तत्वों की तुलना में कम होता है। इसलिए जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनका आयनन ऊर्जा का मान किसकी तुलना में? पी ब्लॉक के तत्वों की तुलना में क्या होगा? कम होगा। और सबसे ज्यादा किसका होगा? पी ब्लॉक के तत्वों का होगा। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लो मेरे पास ये कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम 20, ये किसका है? एस ब्लॉक का है। किसका है छात्रों? एस ब्लॉक का है। इसके बाद हमारे पास क्या है? स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है? गैलियम है। कल्पना करिए आप, ठीक है। तो स्कैंडियम एस ब्लॉक का है। इसका जो आयनन ऊर्जा का मान है वो क्या होगा? कम होगा। किससे? डी ब्लॉक से, ठीक है।
और इसका क्या होगा, पी ब्लॉक से, पी ब्लॉक का क्या होगा, इससे अधिक होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एस ब्लॉक है इसका आकार डी ब्लॉक से क्या होता है, बड़ा होता है। जब एस ब्लॉक का आकार बड़ा होगा तो डी ब्लॉक से क्या हो जाएगा, आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि हम एक बात एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसे, अभी मैं इस करके बताऊंगा कि देखो, मान लो मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है, ठीक है, उसमें से चोरी करना ज्यादा आसान है, या मेरे पास एक बहुत छोटा घर है उसमें से चोरी करना आसान है। सीधी सी बात है, बड़े घर में से चोरी करना आसान है, किसी को पता भी नहीं चलेगा चोर कहाँ से घुस गया। लेकिन छोटे घर में क्या होगा, हलचल ज्यादा होगी, पता चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आकार बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो नाभिक है उससे इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की दूरी बड़ी हो जाएगी तो उसका आसानी से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ रहा है, उसको आयनन ऊर्जा कम देनी पड़ रही है। लेकिन अब हम बात करें छोटे परमाणु आकार की। अब परमाणु आकार कैसा है, छोटा है। ठीक है, परमाणु आकार कैसा है, छोटा है। तो वो क्या करेगा, नाभिक का इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या रहेगा, ज्यादा आकर्षण रहेगा। अगर ज्यादा आकर्षण रहेगा तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखेगा। जिससे क्या होगा, हम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सही, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। ठीक है, यही बात है। तो मैं आपको ओवरऑल यहाँ पर क्या कह सकता हूँ कि जो आयनन ऊर्जा का मान है वो एस ब्लॉकों का क्या होता है, डी ब्लॉक से कम होता है, और जो डी ब्लॉक हैं उनका क्या होता है, पी ब्लॉक से कम होता है। ठीक है, बात क्लियर है। अब मैं आपको यहाँ पर एक टेबल बना के बताऊंगा जिसमें मैं प्रथम आयनन ऊर्जा के मानों के बारे में बताऊंगा। मैं यहाँ पर देखो एक बात और बता देता हूँ, जब अपन बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निष्कासन करते हैं तो जो दी गई ऊर्जा होती है वो कहलाती है आपकी प्रथम आयनन ऊर्जा, यानी कि फर्स्ट आईपी। वो आपकी क्या कहलाती है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए क्या कहलाती है आपकी, फर्स्ट आईई। ऐसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए क्या कहलाएगी आपकी, सेकंड आईई। ऐसे ही तीसरा निकालने के लिए क्या कहलाएगी आपकी, थर्ड आईई। हमेशा फर्स्ट से ज्यादा मान होता है सेकंड का, और सेकंड से ज्यादा मान होता है थर्ड का। क्योंकि मान लो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दिया, ठीक है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन वो आसानी से नहीं देगा। हमें दोबारा चोरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, किसी घर में। ऐसे ही जो हमें तीसरी बार इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, ठीक है, अब नाभिक का क्या है, इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण है, खींच के रखा हुआ है। तो हमें जब तीसरी बार इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और भी ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। इसलिए हमेशा थर्ड आईपी का मान या थर्ड आईई का मान ज्यादा होता है सेकंड से, और सेकंड आई का मान ज्यादा होता है किससे, फर्स्ट से। ठीक है, ये सारी बातें भी थोड़ी देर में और क्लियर हो जाएंगी। अब आप देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हम बात कर रहे हैं अपने कोर्स के हिसाब से किसकी, 3D सीरीज की। जो अपन 3D सीरीज में यानी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में लेफ्ट से राइट चलते हैं, यानी कि बाएं से दाएं चलते हैं, तो क्या होता है, आयनन ऊर्जाओं के मान में वृद्धि होती है। लेकिन ये वृद्धि ज्यादा नहीं होती क्योंकि परमाणु के आकार लगभग क्या है, समान है। तो इनमें वृद्धि भी क्या होती है, बहुत ना के बराबर, लगभग लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में क्या होता है, इनकी ऊर्जाओं का अंतर होता है, इतनी इनमें वृद्धि होती है। किन्हीं भी दो तत्वों के बीच क्रमिक वृद्धि डिपेंड नहीं करती, इनके बीच में अंतराल अंतराल है जो क्या है, कोई निश्चित नहीं रहता कि निश्चित इतनी इतनी वृद्धि होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ आउट कर रहा हूँ जिसमें आपको मैं पूरी ऊर्जाओं की वैल्यू बता रहा हूँ, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बता सकते हैं कि क्या वैल्यूज होती हैं। देखिए सुनिए, ये हमारे पास स्कैंडियम, ये हमारे पास टाइटेनियम, ये हमारे पास वेनेडियम, ये हमारे पास क्रोमियम, ये हमारे पास मैग्नीज, ये आयरन, ये हमारे पास कोबाल्ट, फिर हमारे पास ये निकेल, फिर हमारे पास ये कॉपर, और फिर हमारे पास ये जिंक। ठीक है, इनकी मैं ऊर्जा का मान लेकर रहा हूं।
इस तरह से मान चलते हैं ये 631, 656, 650, 653, फिर आपका आता है 717, फिर 62, फिर ये आपका 758, फिर आपका 736, फिर आपका 736, फिर आपका 745, फिर आपका 906। और ये जितनी की जितनी वैल्यू लिखी है मैंने, ये सब किस में है छात्रों? किलो जूल पर मोल इनवर्स में है। ठीक है, हम देख रहे हैं एक आध तत्वों को छोड़कर कि जो अपन 3D सीरीज में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, आयनन ऊर्जा के मान में क्या होती है? वृद्धि होती आती है। क्या होती आती है? वृद्धि होती आती है। ठीक है, ये वैल्यूज 12th क्लास के जो मेन बुक है RBSC की उसमें तो नहीं दी हुई है, फिर मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए फिर भी क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। इनको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, केवल आपको यहाँ पर समझ के छोड़ना है। जो छात्र याद करना चाहे वो याद भी कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। बस आपको क्या याद रखना है कि इनकी जो वैल्यू है लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होती है? आयनन ऊर्जा का मान बढ़ती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं स्कैंडियम, स्कैंडियम से जो कम होती है वो होती है कैल्शियम की। कैल्शियम की आयनन ऊर्जा कितनी होती है आपकी? 579। ठीक है, तो ये क्या है? स्कैंडियम से कम है। इसका मतलब क्या होगा? क्योंकि स्कैंडियम से ज्यादा आकार बड़ा किसका है? कैल्शियम का है, इसलिए इसकी ऊर्जा क्या है? कम, क्योंकि इसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन स्कैंडियम की क्या है? ऊर्जा थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि स्कैंडियम का आकार कैल्शियम की तुलना में क्या है बेटा? कम है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो मैं समझ रहा हूं कि इस तरह से आप 3D सीरीज के लिए क्या कर सकते हैं? अन्य ऊर्जाओं के वैल्यूओं को देख सकते हैं, जो क्या हो रहा है लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ रही हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये जो आयनन ऊर्जा के मान बताए, ये बताए मैंने आपको फर्स्ट आयनन ऊर्जाओं के मान मैंने आपको ये सारे बताए। ठीक है, तो जो प्रथम आयनन ऊर्जाओं के मान है 3D सीरीज के लिए, वो क्या होते हैं? लेफ्ट से राइट जाने पर यानी कि बाएं से दाएं जाने पर बढ़ते जाते हैं। लेकिन इनमें जो वृद्धि है वो बहुत पॉइंटों में होती है, बहुत ना के बराबर होती है, क्योंकि 3D सीरीज के तत्वों का अगर लगभग लगभग क्या है? समान है। क्योंकि जब हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ चलते हैं तो इनके जो परमाणु आकार है उसमें वृद्धि क्या होती है? बहुत ना के बराबर होती है। इसलिए इनके जो आयनन ऊर्जा के मान है उनमें भी क्या होती है? वृद्धि बहुत ना के बराबर होती है। क्योंकि जब हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ चलते हैं तो क्या मान बढ़ता है? मैंने आपको पहले ही बताया था परमाणु त्रिज्या में कि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है यानी कि जेड इफेक्टिव है वो क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, जब जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए आयनन ऊर्जा का मान भी क्या हो जाता है? बढ़ता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे अपन आगे जा रहे हैं साइज में बहुत ना के बराबर, बहुत हल्की हल्की, बहुत सीमित वृद्धि होती है। इसलिए आयनन ऊर्जा के मान में क्या होती है? बहुत सीमित वृद्धि होती है। फिर बीच में क्या होता है कि जो परिरक्षण प्रभाव है यानी कि जो N-1D कक्षक के इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण लगाते हैं। फलस्वरूप क्या होता है? परिरक्षण का प्रभाव पैदा होता है। परिरक्षण प्रभाव पैदा होता है, जिससे क्या होता है कि परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। और बीच में क्या होता है? आयनन ऊर्जा के मान के लिए जैसे कि इसमें बताया था कि जो जेड इफेक्टिव है और जो एस है यानी कि जो प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल है और आपका क्या है? परिरक्षण प्रभाव है, वो बीच में क्या कर देते हैं? एक दूसरे प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। इसलिए उनके मान में क्रमिक वृद्धि नहीं होती है, बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होती है। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है और परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि जब अपन लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इनके मानों में क्या होती है? वृद्धि होती जाती है और आयनन ऊर्जा के मान में क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। ठीक है, इस तरह से बात हमें आपको कर रहे हैं। तो ये तो बात हो गई सारी आपकी किसकी? प्रथम आयनन विभव की, प्रथम आयनन ऊर्जा की, जिसमें आपको ओवरऑल क्या बात याद रखनी है कि 3D संक्रमण श्रेणी में लेफ्ट से राइट जाने पर प्रथम आयनन ऊर्जा के मान लगभग लगभग बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होती, थोड़ी थोड़ी सी वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो परमाणु त्रिज्या है उसमें भी क्या होती है? हल्की हल्की सीमित वृद्धि होती है, इसलिए इनमें ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। मैंने आपको कुछ वैल्यूज बोर्ड पे बता भी दिए। लेकिन अगर हम बात करें द्वितीय आयनन ऊर्जा की, ठीक है, तो द्वितीय आयनन ऊर्जा के मान भी क्या होते हैं? प्रथम आयनन ऊर्जा की तरह ही बढ़ते हैं लेफ्ट से राइट जाने पर यानी कि स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाने पर। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद हैं, जो कौन कौन से हैं? क्रोमियम और कॉपर।
देखो क्रोमियम और कॉपर का केस मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, वो अभी आपको मैं बताऊंगा। देखो क्या होता है। सुनिए मेरी बात। देखो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो सेकंड आयनाइजेशन ऊर्जा है उसका मान भी क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है। अपवाद कौन कौन से हैं? क्रोमियम और कॉपर। ठीक है, क्रोमियम का द्वितीय आयनन विभव का मान वेनेडियम और मैग्नीज की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। इसी प्रकार सिमिलरली जो कॉपर है इसका भी जो द्वितीय आयनन विभव का मान है वो किसकी तुलना में, आपका निकेल और जिंक की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। अब कारण सुनिए क्यों। देखिए मैं आपको यहाँ पर विन्यास लिख रहा हूं वेनेडियम का। हम जानते हैं कि वेनेडियम का क्या है, 23 नंबर पर था स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम। ठीक है, तो इसका विन्यास होता होगा 3d3 4s2। ठीक है, अगर मान लो मुझे इसमें से बाहर में इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले एक एक्स में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, फिर इसका विन्यास क्या हो गया 4s1। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी किस में से जा रहा है, एस में से जा रहा है। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका 4s0 हो गया, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन किस में से निकले, एस में से निकले। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपकी मैंगनीज की, मैंगनीज का विन्यास क्या होता है 3d5 4s2। तो जो यहाँ पर घटना हो रही है वही क्या होगी यहाँ पर होगी, मतलब कि मैंगनीज में भी जो प्रथम आयनन ऊर्जा यानी कि जो प्रथम इलेक्ट्रॉन है वो किस में से निकलेगा, एस में से निकलेगा, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो भी किस में से निकलेगा, एस में से निकलेगा, यानी कि 4s0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि इन दोनों में तो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, द्वितीय आयनन ऊर्जा के, क्योंकि एक ही कक्षक में से निकल रहे हैं। लेकिन क्रोमियम के केस में क्या है कि जो क्रोमियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 3d5 4s1। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाने के बाद जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, प्रथम आयनन ऊर्जा हमने दे दी, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया, तो उसके बाद ये क्या हो गया 4s0, 3d5 4s0। अब देखिए यहाँ पर अर्धपूरित विन्यास वाली कंडीशन आ रही है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि रिक्त, अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षाओं का स्तर क्या होता है, अन्य कक्षाओं की तुलना में अधिक होता है, मतलब वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं अदर्स ऑर्बिटल्स की तुलना में। अब जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो ये हो गया 4s0। अब जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से बाहर निकलेगा, 3d5 में से बाहर निकलेगा। और 3d5 में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, ज्यादा शक्ति लगानी पड़ेगी। हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करो कि हमारे पास एक पहलवान है हट्टा कट्टा, ठीक है, उसको पता नहीं, और किसी कमजोर आदमी ने उसमें एक थप्पड़ लगा दिया। ठीक है, उसे पता नहीं चला, लेकिन जैसे उसे पता चला उसने थप्पड़ लगा दिया तो वो क्या हो गया, सतर्क हो गया, उसे गुस्सा आने लगा। अब मान लो उसी आदमी का मन नहीं भरा और वो ये सोचता है कि मुझे एक थप्पड़ और लगाना है, तो क्या वो आसानी से लगा सकता है, नहीं। उसे क्या करना पड़ेगा, और शक्ति लेनी पड़ेगी और ऊर्जा अपने अंदर लानी पड़ेगी कि अब की बार और क्या करूं, इसमें एक थप्पड़ और लगाने के लिए क्या करूं, ज्यादा ऊर्जा लगाऊं। तो वो क्या कर रहा है, दूसरा थप्पड़ लगाने के लिए बहुत ज्यादा ताकत इकट्ठी और हनुमान जी को व्यर्थ कर रहा है कि दूसरा थप्पड़ भी लगाना है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है कि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा तो हमें 3d5 में से निकालना पड़ेगा। और 3d5 कैसा है, स्थायी मजबूत विन्यास है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा ऊर्जा बाहर निकालनी पड़ेगी, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। तो वेनेडियम और मैग्नीज की तुलना में जो द्वितीय आयनन विभव का मान है किसका, क्रोमियम का, वो क्या होता है, वेनेडियम और मैग्नीज से अधिक होता है। बात क्लियर है, इस जेड क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं बात करूं आपसे कॉपर की, तो जो कॉपर है इसका भी निकेल और जिंक की तुलना में द्वितीय आयनन विभव का मान क्या होता है, अधिक होता है। द्वितीय आयनन विभव का मान क्या होता है आपका, अधिक होता है, ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि जो निकेल का विन्यास है वो क्या है आपका 3d8 4s2। ओके, और जो जिंक है इसका विन्यास क्या है 3d10 4s2। ठीक है, अब ऐसे ही दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे, यानी कि एक ही कक्षक में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि
निकेल और जिंक में से एक ही कोश में से दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, लेकिन कॉपर में क्या होगा, कॉपर के विन्यास आप सब जानते ही हैं। कॉपर का विन्यास क्या होता है, यहां लिख देता हूं मैं, इसका होता है 3d10 4s1। ठीक है, 3d10 4s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन से यहां से चला गया, ठीक है, लेकिन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो कहां से जाएगा, D10 में से जाएगा। और आप जानते हैं D10 विन्यास कैसा है, पूर्ण पूरित। और जो पूर्ण पूरित होते हैं वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। ठीक है, तो D10 विन्यास कैसा है, पूर्ण पूरित है। और कैसा विन्यास है, स्थायी विन्यास है। इसलिए जो कॉपर है उसके भी द्वितीयायन विभव का मान निकेल और जिंक की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब मैं अब आपसे बात करूं जिंक के केस में, तो जिंक का विन्यास मैंने आपको बताया था क्या है, 3d10 4s2, यानी कि क्या है, पूर्ण पूरित विन्यास है। कैसा विन्यास है, पूर्ण पूरित विन्यास है। अब मैंने आपको बताया था कि रिक्त, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षाओं का स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा होता है। तो मैं अगर आपसे बात करूं जिंक में से पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की, तो जो जिंक के प्रथम आयनन ऊर्जा का मान है, जो प्रथम आयनन विभव का मान है, वो क्या होता है, अधिक होता है। क्योंकि कैसा विन्यास आ रहा है यहाँ पर, पूर्ण पूरित विन्यास आ रहा है, पूर्ण पूरित विन्यास आ रहा है। ये पहला इलेक्ट्रॉन ही आसानी से नहीं देगा, क्योंकि भाई मैं तो पूरा स्टेबल हो गया हूँ, मैं तो मजबूत हूँ, मुझे क्यों बाहर निकाल रहे हो। तो इसको क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती क्वारंटाइन करना पड़ेगा, इसको जबरदस्ती लेकर जाना पड़ेगा, तब ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि जो जिंक है उसका प्रथम आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, अधिक होता है इन कंपैरिजन ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, बिकॉज द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लोअर इन कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट। क्यों, क्योंकि जो 3d10 4s2 विन्यास है, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये क्या हो गया, 4s1 हो गया। अब ये चाहेगा क्या कि भैया जब मैं 4s1 इलेक्ट्रॉन हो गया, जब मैं एक ही रह गया मेरे परिवार में, तो मैं क्या करूंगा, मुझे भी ले जाओ। क्योंकि फिर क्या प्राप्त कर लेगा, D10, यानी फिर दोबारा पूर्ण पूरित विन्यास प्राप्त कर लेगा। इसलिए इसका जो प्रथम आयनन ऊर्जा का मान है वो किसकी तुलना में, द्वितीय की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो मैं समझता हूँ ये सारी बातें हमको क्लियर हो रही होंगी। इसके आधार पर मैं क्या कर सकता हूँ, ओवरऑल एक बात निकाल सकता हूँ कि देखिए जो 3D सीरीज की धातु हैं, जो डी ब्लॉक की धातु हैं, उनका आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, किसकी तुलना में, एस ब्लॉक की तुलना में। क्योंकि एस ब्लॉक का आकार क्या है, बड़ा है, डी ब्लॉक का क्या है, थोड़ा कम है। तो जिनका आकार छोटा है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे नहीं। ठीक है, इसलिए ये एस ब्लॉक की तुलना में क्या होती हैं, कम विद्युत धनी होती हैं, यानी कि कम विद्युत धनी प्रकृति शो करती हैं। यानी कि एस ब्लॉक की तुलना में जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता है वो कम प्रदर्शित करती हैं। इसी कारण ये क्या कहलाती हैं, आपकी दुर्बल अपचायक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, आपकी वीक रिड्यूसिंग कहलाती हैं। क्यों, क्योंकि अपचायक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन देना, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसी तो क्या कहते हैं अपन, अपचायक कहते कि नहीं कहते। तो डी ब्लॉक की धातुएं एस ब्लॉक की तुलना में क्या होती हैं, दुर्बल अपचायक होती हैं। आपने सुना होगा कि जो लिथियम है सर्वाधिक प्रबलतम अपचायक है, क्योंकि क्या है, एस ब्लॉक का है और सबसे ऊपर भी आ रहा है। ठीक है, फटाफट इलेक्ट्रॉन त्यागने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन त्यागना आसानी से नहीं चाहती हैं, क्योंकि इनका साइज छोटा है, स्टेबल होना चाहती हैं। इसलिए क्या करती हैं, कम विद्युत धनी प्रकृति शो करती हैं। ठीक है, और क्या करती हैं, दुर्बल अपचायक प्रकृति प्रदर्शित करती हैं। ओवरऑल मेरा कहने का आशय क्या है आयनन ऊर्जा में, आज के टॉपिक में, कि जब अपन आयनन ऊर्जा के लिए लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनन ऊर्जा के मान क्या होते हैं, लगभग स्थिर रहते हैं, बहुत कम सीमित वृद्धि होती है, लेकिन बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको टेल में बताया भी था, बहुत ज्यादा तो वृद्धि नहीं होती, लेकिन वृद्धि होती तो सही है। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जो द्वितीय आयनन ऊर्जा के मान है वो क्या होते हैं, वो भी बढ़ते हैं, लेकिन उसमें कुछ अपवाद हैं। जो अपवाद कौन कौन से थे आपके, एक तो आपका था क्रोमियम, और एक आपका क्या था, कॉपर। जो क्रोमियम है उसका जो वेनेडियम और मैग्नीज है उसकी तुलना में जो क्या होगा, द्वितीय आयनन विभव का मान है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, अर्धपूरित विन्यास को प्राप्त करने के कारण। साइमल्टेनियसली जो कॉपर है आपका, उसका भी विन्यास क्या होगा, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित होने के कारण वो क्या करेगा, पूर्ण पूरित विन्यास को स्थायित कर लेगा, यानी कि ग्रहण कर लेगा, और क्या हो जाएगा, द्वितीय आयनन ऊर्जा के मान को ज्यादा प्रदर्शित करेगा, क्योंकि वो अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन D10 में से देगा, जो पॉसिबल नहीं है, या फिर है भी तो क्या करना पड़ेगा, उसे ज्यादा शक्ति लगानी पड़ेगी। तो मेरा आज का टॉपिक में आयनन ऊर्जा के बारे में सारी बातें समझ में आ रही होंगी। यदि आप मेरे वीडियो को समझ रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए,
मेरे चैनल SB केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और अपने घर बैठे तैयारी करते रहिए, क्योंकि लॉकडाउन अभी और बढ़ने की संभावना है। यूनिवर्सिटियों और स्कूलों के खुलने के अभी चांसेस थोड़े से कम हैं, क्योंकि मरीज दिन पे दिन पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो मेरा सबसे आग्रह है, प्लीज़ स्टे होम, सेफ होम। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।